हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी लोगों का CSR नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और अब कुछ ही टाइम बाद आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद आपके मन में जो सबसे बड़ा डाउट रहेगा कि आपको PhD करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो किस फील्ड में आपको करनी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो इसी रिगार्डिंग है, जिसमें मैं आपको थोड़ा गाइड करूँगा कि अगर आप PhD करते हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो अभी से करनी स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपके एडमिशन में आपको दिक्कत ना हो, और क्या प्रिपरेशन है आप जो अभी से कर सकते हैं अभी एडमिशन की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपको PhD करनी ही है तो सबसे पहले तो आप अपना रिसर्च एरिया फाइंड करें। रिसर्च एरिया इन टर्म्स मतलब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जाना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है, या कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में जाना है। तो देखिए, अगर आपको इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा गूगल करें और देखें कि किस एरिया में कैसा काम हो रहा है, या आप थोड़े सीनियर से बात करें या कोई ऐसे लोगों से बात करें जो PhD कर रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि किस में जॉब्स ज़्यादा हैं, या कौन सी PhD ईजी है, कौन सी हार्ड है, या मतलब आपके लिए क्या सूट करेगा। क्योंकि देखिए, सब PhD अपने तरीके से करते हैं और सबका अपना एक रिसर्च इंटरेस्ट होता है। तो वो देखिए, अगर आप पे ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं, मतलब एक कंक्लूजन में जा सकते हैं डिफरेंट सीनियर से बात करके, PhD होल्डर से बात करके कि हाँ कौन सा एरिया बेस्ट रहेगा और किस एरिया में क्या रिसर्च चल रही है। सेकंड, उसके बाद आप अपना टॉपिक चुन सकते हैं, और टॉपिक में आप जैसे लेटर सपोज आपने फिजिकल केमिस्ट्री चुन लिया, तो आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या काम हो रहा है और किस टॉपिक पे रिसेंट में काम हो रहा है, कौन सा उसमें हॉट टॉपिक है, और क्या देखिए कि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं, और या क्या बेटर आप उसमें कर सकते हैं। तो ये भी सब भी आपको थोड़ा बहुत गूगल में जाना पड़ेगा, या अपने सीनियर से या किसी PhD होल्डर से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं इन बातों के। मैं कहूँगा आप खुद से अगर सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर चीज़ें मिलेंगी और ज़्यादा अच्छा आप जान पाएंगे चीज़ों को। तो इसीलिए दो चीज़ें तो आपके पास मतलब होनी ही चाहिए अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, और ये हर मतलब इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इनफैक्ट आप जब फॉर्म भरते हैं तो भी आपको देना पड़ता है ये दो चीज़ें। एक तो आपको रिसर्च इंटरेस्ट और एक रिसर्च टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि लगभग आप कहाँ जाना चाहते हैं। थर्ड, देखिए, जब आपको ये बातें पता लग जाती हैं तो मैं ये कहूँगा आप साथ में ये चीज़ भी देख सकते हैं कि आपको जाना कहाँ है, मतलब आपकी प्रेफरेंस कहाँ है। IIT है, IC है, आइसर है, CSR है, यूनिवर्सिटी है। आप इस बारे में भी इन दिनों में मतलब मेहनत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि यहाँ कहाँ बेटर रिसर्च हो रही है, या कौन सी PhD या कौन सी लैब आपको सूट करेगी, मतलब किस टाइप का एनवायरनमेंट आपको सूट करेगी, कि आपको घर के पास रहना है, घर से दूर रहना है, आपको मतलब IIT में रिसर्च करनी है, या ISC में रिसर्च करनी है, या आइसर में रिसर्च करनी है। मतलब आप थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट के बारे में भी जान सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपको जाना कहाँ है और क्या चीज़ें आपको बेटर सूट करेंगी। फोर्थ पॉइंट है, देखिए, जब आप मानिए कुछ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेते हैं, लेटर सपोज आपने कुछ IIT सेलेक्ट कर लिए। देखिए, हाँ ये मैं बता दूं आपको, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि होता क्या है ना, देखिए IITs भी आप देखेंगे 25+ हैं, CSR आप देखेंगे 20+ है आई थिंक, आइसर भी आप देखेंगे 7-8 आइसर हैं, ISC अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, पर उसके अलावा भी INST हो गए आपके, नाइसर, नाइपर, ये भी डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट जो PhD कराते हैं। NITs 30+ हैं, ये भी PhD कराते हैं। तो देखिए, आप इन सबका फॉर्म तो नहीं भर सकते ना, मतलब ऐसा तो नहीं आप सबका फॉर्म भर देंगे 100+ इंस्टीट्यूट का, तो आपको कुछ ही इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पहले से चुन के रखें कि आपको इन्हीं के फॉर्म भरने हैं, और कम से कम इन्हें 10 मार्क्स मतलब सॉरी नंबर ऑफ़ 10 तो रखें, ताकि आपको एक चांसेस भी हो कि आप ज़्यादा इंटरव्यू दे पाएँ और ज़्यादा आपके नंबर ऑफ़ सिलेक्शन के जो चांसेस वो इंक्रीज़ करें। तो मैं ये कहूँगा पहले आप मतलब जब इंस्टीट्यूट्स भी चुन लेते हैं, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जब आप इंस्टीट्यूट भी चुन लेते हैं तो आप देखिए कि आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट है या रिसर्च टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग कौन से प्रोफेसर्स वहाँ हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, और हो सके तो उनका फीडबैक भी आप स्टूडेंट से ले सकते हैं, चाहे आप वहीं के स्टूडेंट से लें, चाहे आप कहीं दूसरी जगह से लें, मतलब पता लगा के, और चाहे आप उनका रिसर्च बैकग्राउंड की प्रोफाइल से भी चेक कर सकते हैं कि हम कैसी रिसर्च उनकी लैब में हो रही है, किस टाइप के पेपर्स आ रहे हैं, और इम्पैक्ट फैक्टर उनका क्या है, और नंबर ऑफ़ पेपर्स कितने आ रहे हैं, मतलब ईयर वाइज, और कितने टाइम पे जर्नल केस में वो PhD कराते हैं। तो ये सब बातों की जानकारी भी आप ले सकते हैं। देखिए, आजकल का जो ऑनलाइन मतलब एक वर्ल्ड है, हम ऑनलाइन वर्ल्ड में ही रहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं।
देखिए आप देखेंगे कि हर जानकारी आपको इजीली एक्सेस में मिल जाती है अगर आप ढूंढना चाहें तो। लिंक्डइन में लोग हैं, फेसबुक में लोग हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हैं, यूट्यूब में लोग हैं। आप देखते हैं हर कम्युनिटी के मतलब हर सोशल मीडिया में आपको अपनी कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आइडिया लेके उनसे कनेक्शन बना के आप चीज़ें जान सकते हैं कि किस टाइप के प्रोफेसर कैसा काम कर रहे हैं और कौन से टाइप के प्रोफेसर आपके रिसर्च इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, किसका काम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कहाँ आपको थोड़ा टफ लगेंगी चीज़ें, कहाँ आपको ईजी लगेंगी। तो ये सब आप जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी और देखिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है और ये आपको तब पता चलेगी जब आप इंटरव्यू दे देंगे या आपको जब सिलेक्शन होने वाला होगा या सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपके पास ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं कहूँगा आप पहले से ही तैयार रहें और इस मीन टाइम पे जो भी आपके पास ये खाली समय है इसको यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या एसओपी बनानी चाहिए। तो देखिए हाँ, मैं कहूँगा आप एसओपी अभी बना सकते हैं और एसओपी का एक सैम्पल मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे भी देख सकते हैं एसओपी तैयार कर सकते हैं और इनफैक्ट आप रिसर्च इंटरेस्ट भी तैयार कर सकते हैं। ऐसा ही एक राइटअप भी मैंने आपको दे रखा है ताकि आपको कहीं भी रिक्वायरमेंट हो ना राइटअप भरने की, एसओपी बनाने की, तो आप उससे आप उस चीज़ों को लेके डाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब आपके पास टाइम है तो आप एसओपी बना लें और रिसर्च इंटरेस्ट के लिए एक राइटअप भी बना लें। और कभी कभी आपसे और भी कुछ क्वेश्चंस हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, वो भी आप मन में सोच लें कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, यहीं से क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए अब जनरल इंट्रोडक्शन भी होता है आप पीएचडी के इंटरव्यू में, तो तब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पहले से ही क्लियर होंगे माइंड में, तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकेंगे और आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे सिलेक्शन लेने के। नेक्स्ट है, उसके बाद आती है प्रिपरेशन की बारी। तो देखिए जब आप रिसर्च इंटरेस्ट आपका आप जान लेंगे, रिसर्च टॉपिक आपके बारे में आप जान लेंगे और जनरल केस में कुछ इंस्टीट्यूट भी आप जान लेंगे जहां आप जाना चाहते हैं, तो अब आती है प्रिपरेशन करने की बारी। तो मैं ये कहूँगा आप प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दें। और प्रिपरेशन देखिए ऐसे करिए, जैसे लेटर सपोज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिसर्च करनी है, तो देखिए उनमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो वो आप चुन लीजिए जो आपके रिसर्च एरिया के आसपास हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। मतलब जैसे मानिए क्लेडन काफ़ी अच्छी बुक है ऑर्गेनिक में, कैरोथर्स, इन बुक को आप फॉलो कीजिए। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपने चुना है तो फिजिकल केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक से आप इन टॉपिक्स को पढ़िए। जो भी आप टॉपिक्स माने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करना चाहते हैं, चाहे काइनेटिक्स में करना चाहते हैं, तो आप उनके बारे में पढ़िए ताकि आप ना एक मतलब सटीक आंसर आप इंटरव्यूअर को दे पाएँ। क्योंकि देखिए होता क्या है, आईआईटीज़ में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं ना, वो बुक से ही पढ़ाते हैं और अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाते हैं, तो उनके पास जो क्वेश्चन होते हैं ना जनरली उसी के रिगार्डिंग होते हैं। क्योंकि जो वो पढ़ाते हैं उनको वही याद रहता है और वही याद रहता है, तो क्वेश्चन भी उसी बुक से पूछते हैं, उसी के रिगार्डिंग पूछते हैं। तो मैं भी आपको ये कहूँगा अगर आप अच्छी बुक से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे बुक से, तो आपको इजी होगा इंटरव्यू देना एज़ कम्पेरिजन टू आप नेट के नोट्स पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा आप अभी से ही सिर्फ दो तीन टॉपिक हैं, तो 2-3 टॉपिक आप किसी भी अच्छी बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ना है, बस 2-3 टॉपिक है, स्टैंडर्ड बुक उठाइए जो भी आपको जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, आप ये भी पूछते हैं कि क्या रिकमेंडेशन लेटर ज़रूरी है, अभी से बनवाना चाहिए। तो देखिए रिकमेंडेशन लेटर अगर आप बनवा सकते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर नहीं बनवा सकते तो मैं कहूँगा आप वेट कर लीजिए, तभी बनवाना जब आपको चाहिए होगा। और जनरल केस में देखिए इंडिया में रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता कहीं भी, और अगर आपको चाहिए भी होगा तो आप बाद में बनवा सकते हैं। पर हाँ, अगर कोई आपका रिकमेंडेशन लेटर अभी से बनता हो और कोई प्रोफेसर आपकी अच्छी जान पहचान हो, तो आप होम सो एवर इट में कंसर्न के ऊपर बनवा सकते हैं विदाउट मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए, ताकि आप उस रिकमेंडेशन लेटर को हर जगह यूज़ कर सकें। रिकमेंडेशन लेटर को मैं ये कहूँगा आया आपकी मर्ज़ी, आपको अभी बनवाना है या बाद में बनवाना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैं ये कहूँगा यही सारी बातें थी जो आपको जानना ज़रूरी है और करना ज़रूरी है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके पास कि आपके पास बहुत टाइम बचा हुआ है। ये मीन टाइम आप रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्म भी आएंगे, फॉर्म भरेंगे, इंटरव्यू होगा, तो काफ़ी 2-3 महीने आपके पास बचे हैं। तो एक पूरा प्रोसेस होता है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अच्छी जगह जाना चाहते हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा और बहुत जल्दी आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको मतलब इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझने आई होगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।